स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हमारे लाइन का वोल्टेज, लाइन का करंट, हमारे लाइन का रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं। तो ऐसी दीज आर यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल वैल्यूज सच एज वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रिक्वेंसीज। तो ऐसी बहुत सारी मेजरिंग हमारी वैल्यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिकल, जिसको मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इसमें मेनली दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं इसको। पहला है प्राइमरी टाइप और दूसरा है सेकेंडरी टाइप। प्राइमरी टाइप जो होता है वो केवल सेंस करता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो केवल सेंस करते हैं, जैसे कि आपने स्कूल में प्रैक्टिकल किया होगा, जिसमें एक कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास। उसको हम रख देते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में जाके उसकी सुई ठहर जाती है। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इस टाइप का मेजरमेंट करते हैं, जो केवल ओनली सेंस करते हैं कि कंपास को रखने पर यदि वो डिफ्लेक्ट हो रही है तो वो क्या दिखा रहा है कि वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा, तो उसमें एक निडल होती है जो 0 पर होती है। उस कंडीशन में उस परिपथ से जो है करंट नहीं फ्लो हो रहा होता है। तो जनरली गैल्वेनोमीटर को हम व्हीटस्टोन ब्रिज में भी यूज़ करते हैं बैलेंस कंडीशन को दिखाने के लिए। तो वो वैल्यू नहीं दिखाता है, बस वो ये दिखाता है कि किस कंडीशन में जो ब्रिज है वो बैलेंस है। तो ऐसी डिवाइसेस जो कहलाती हैं वो प्राइमरी टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। और दूसरा यदि सेकेंडरी, तो ये सेंस तो करते हैं, साथ साथ में उसकी वैल्यू को मेजर भी करते हैं। एक क्वांटिटी बताते हैं हमको कि वो वैल्यू जो है वो वोल्टेज की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू क्या है। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएंगे। इसमें भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है इंडिकेटिंग टाइप, दूसरा होता है रिकॉर्डिंग टाइप, तीसरा होता है इंटीग्रेटिंग टाइप। इंडिकेटिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को इंडिकेट करना। जैसे ये हमारे किसी इंस्ट्रूमेंट की निडल है, तो ये यदि मूव कर रही है तो मतलब ये पर्टिकुलर एक समय पर उसकी वैल्यू दिखा रही है। तो ये जो होता है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखाते हैं। जैसे कि एक ग्राफ हम बनाते हैं कि जैसे ये एक एसी का ग्राफ है, ये एक एसी की वेव है। तो जो पहला टाइप का हमारा इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो पर्टिकुलर टाइम t1, जैसे ये बोलेंगे कि टाइम t1 है, इसको बोले हम टाइम t2 है, ये टाइम t3 है। तो टाइम t1 पे ये पर्टिकुलर वैल्यू दिखाएगा, टाइम t2 पर ये पर्टिकुलर दूसरी वैल्यू दिखाएगा और t3 पे तीसरी वैल्यू दिखाएगा। ऐसे कर कर ये एग्जैक्ट उसी समय पे वैल्यू दिखाता है जिस समय पर हम उसका मेजरमेंट ले रहे होते हैं। जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं उस समय पर वो इंस्ट्रूमेंट उस पूरे सिस्टम में क्या उसकी वैल्यू है वोल्टेज की, करंट की, वो उस समय की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखाता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है सेम समय पे, जिस समय पे आप मेजरमेंट कर रहे हैं उस समय की वैल्यू दिखाएगा, ना आगे की ना पीछे की। दूसरा होता है आपका रिकॉर्डिंग। तो ये इंस्टेंटेनियस के एग्जाम्पल हैं जो जनरली हमारे वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर होते हैं। जैसे हम किसी डिवाइस में लगाते हैं, किसी सिस्टम में लगाते हैं, तो वो जो वैल्यू दिखाते हैं वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखाते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब वो जिस समय पर हम वैल्यू ले रहे हैं वो समय की वैल्यू दिखाएंगे। दूसरा होता है हमारा रिकॉर्डिंग टाइम। तो ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, उसका ग्राफ जो है वो तैयार होता है इसमें। तो उसमें एक ड्यूरेशन का पूरा वैल्यूज होती हैं, वो ग्राफ के फॉर्म में उसको दिखाता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ये देख सकते हैं कि उसका जो ग्राफ है वो कैसा था, कभी वैल्यू उसकी कम थी, कभी वैल्यू ज़्यादा थी। तो इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग टाइप। जनरली जो हमारा लोड होता है इलेक्ट्रिकल में, है ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जब हम लोड देखते हैं कि डिफरेंट टाइम पर कैसा लोड है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर एंड रिकॉर्डिंग अमीटर। रिकॉर्डिंग लग गया है उसके आगे, मतलब वो अब ग्राफ के फॉर्म में आपको वैल्यू देगा। और तीसरा होता है इंटीग्रेटिंग। तो एक शब्द आता है इंटीग्रेशन, आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर क्वांटिटीज का सम करना। तो ये क्या करता है कि ये वैल्यू को जोड़ता जाता है। जैसे कि आपने आपके घरों में देखा होगा KWS मीटर जो होते हैं, एनर्जी मीटर, उसमें जब एक महीने में आपकी जो रीडिंग होती है वो नेक्स्ट मंथ में जब रीडिंग आएगी
तो दूसरी मंथ की रीडिंग जो है वो पहले मंथ की रीडिंग से उसको माइनस करके उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हम निकालते हैं। मतलब हमेशा उसमें जो वैल्यू है वो जुड़ती जाती है और लास्ट में हमको जो है टोटल वैल्यू मिलती है। फोर्सेस एक्टिंग इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, माना ये इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जिसके कारण ये इसका मूवमेंट हो रहा है, तो ये कहलाएंगे हमारे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। तो कोई एक इंस्ट्रूमेंट है उसमें कितने टाइप के फोर्सेस लगते हैं जिसके कारण उसकी वर्किंग होती है, तो हमने माना कि हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक निडल है, तो इस निडल को चलाने के लिए कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे जिसके कारण ये मूवमेंट करेगा। तो सबसे पहला जो टॉर्क होता है उसको बोलते हैं हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब क्या होता है कि निडल जो है हमारी वो जीरो पे है इनिशियली जो है निडल हमारी क्या होती है, जीरो पे रहती है। और जैसे ही कोई क्वांटिटी, मेजरिंग क्वांटिटी जब इंस्ट्रूमेंट से गुजरती है तो उसके इफेक्ट के कारण जो डिफरेंट टाइप के इफेक्ट होते हैं, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट हो गया, है ना, ऐसे अलग अलग टाइप के इफेक्ट हैं जिसके कारण एक फोर्स जनरेट होता है और वो फोर्स जो है टॉर्क के फॉर्म में उस निडल को घुमाने की कोशिश करता है और यही जो है उसकी वैल्यू को भी दिखाता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा कि जो भी मेजरिंग क्वांटिटी है उसके डिफरेंट इफेक्ट हैं, उस इफेक्ट के कारण एक फोर्स जनरेट होता है जो कि निडल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कराने का कारण होता है। तो वो ऐसा जो फोर्स है वो कहलाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। द टॉर्क विच ब्रिंग्स द पॉइंटर इन मोशन, ऐसा टॉर्क जो कि पॉइंटर को मोशन में लाता है ना, जो मेजरिंग क्वांटिटी है उसके कारण जो मोशन होता है, उसके कारण जो इफेक्ट आता है, उसके कारण निडल का मोशन होता है, तो ऐसा जो टॉर्क कहलाता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। दिस फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय द डिफरेंट इफेक्ट्स लाइक मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। तो डिफरेंट टाइप के जो इफेक्ट होते हैं वो उसके कारण, उसके इफेक्ट के कारण एक टॉर्क जनरेट होता है जो कि निडल को जीरो से आगे की तरफ बढ़ाता है। अब यदि केवल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहेगा किसी भी मीटर में तो क्या होगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि केवल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहेगा तो क्या होगा। तो यहाँ से पॉइंटर जो है वो जीरो है, मान लो कि ये जीरो पोजीशन है और इसकी ये फुल कंडीशन है ना, यहाँ पे कंप्लीट है। तो यदि ये जीरो से बढ़ना चालू करेगा पॉइंटर, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क केवल यदि रहेगा तो ये क्या करेगा, ये अपनी रियल पोजीशन पे नहीं रुक पाएगा, रियल पोजीशन पर नहीं रुक पाएगा। ये रुकना तो चाहिए, जैसे माना कि इसकी वैल्यू 5 है, 5 पे इसको रुकना चाहिए था, तो 5 पे ये ना रुक कर ये लास्ट तक पहुंच जाएगा, ये जीरो पे ना रुक कर 5 तक पहुंच जाएगा, 5 तक पहुंचेगा और आगे निकल जाएगा। तो ये रुकना चाहिए था इसको 5 पे, लेकिन इसको एक बार जब ये चलना चालू हुआ तो इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है और ये 0 से 5 और 5 से जाके आखिरी तक पहुंच जाएगा। तो ये लास्ट तक जो है निडल जो है इसकी पहुंच जाएगी। अब एक टॉर्क इसके लिए जरूरी होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा, ये जो पॉइंटर है जब ये 5 इसकी वैल्यू थी, 5 पे ही आके रुकना चाहिए था, लेकिन ये आगे बढ़ गया तो एक इसका अपोजिट में टॉर्क लगेगा, जैसे कि इसकी डायरेक्शन ऐसी है तो एक अपोजिट में टॉर्क लगेगा जो इसको इसकी रियल वैल्यू पे जाके खड़ा करेगा। मतलब ये 5 के आगे गया और एक कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा तो ये वापस 5 पे आके रुक जाएगा और इसकी रियल वैल्यू को दिखाएगा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क ऐसा टॉर्क होता है विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर कॉज्ड बाय द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने एक फोर्स लगाया जिसके कारण पॉइंटर जो है मूव करना चालू किया, लेकिन वो अपनी रियल पोजीशन पे ना रुक के आगे चला गया। एक कंट्रोलिंग टॉर्क जो होगा उसको वापस लेके आएगा और उसकी रियल पोजीशन पे जाके उसको रोकेगा। तो ये जो टॉर्क है वो क्या करेगा, उसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण जो डिफ्लेक्शन हुआ है और उसको कंट्रोल करके उसकी रियल पोजीशन पे जाके उसको रोकेगा, जिससे मीटर जो है उसकी रियल वैल्यू दिखाए, जो क्वांटिटी मेजर करने वाली है उसकी रियल वैल्यू को दिखाए। इट ब्रिंग्स द पॉइंटर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इस कंट्रोलिंग टॉर्क का दूसरा काम क्या होता है कि अब मेजरिंग क्वांटिटी जो है उसकी वैल्यू जीरो हो गई है, तो अब क्या होना चाहिए, पॉइंटर को भी जीरो पर आ जाना चाहिए। लेकिन
पॉइंटर अपनी जगह पे फिक्स रहेगा और जब इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क लगाया जाएगा तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क ही है, ऐसा टॉर्क जिसको वापस से इसके इनिशियल पोजीशन पर लेकर आएगा, जिससे कि वो अगली क्वांटिटी को मेजर करने के लिए रेडी हो जाए, है ना। 0 पे होगा तो फिर अगली क्वांटिटी फिर से मेजर कर सकते हैं अपन। तीसरा है, इसकी 2 मेथड होती हैं, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी तीसरा जो टॉर्क है वो है डैम्पिंग टॉर्क। अब क्या हुआ कि 0 से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया तो वो मीटर को, जो पॉइंटर है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है और कोई भी टॉर्क ना होने के कारण वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क आता है तो कंट्रोलिंग टॉर्क इसके अपोजिट में लगता है और पॉइंटर जो है फिर से अपनी रियल पोजीशन पे आकर स्थिर हो जाता है। मतलब 5 जो है यदि इसकी रियल वैल्यू है तो ये 5 पर आके रुक जाएगा। लेकिन कभी कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू जो बैलेंस कंडीशन है उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू जो है वो कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होना चाहिए, लेकिन कभी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और कभी कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, और ऐसे करने से कभी ये पॉइंटर 5 के थोड़ा सा आगे और कभी 5 के थोड़ा सा पीछे रह जाता है, और ये ऐसा करके थोड़ा सा इसमें ऑसिलेशंस होते हैं और थोड़ा समय लगने के बाद में ये कुछ समय बाद 5 पर स्थिर हो जाता है, जो कि इसकी रियल वैल्यू होती है। तो डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है? डैम्पिंग टॉर्क इसकी जो वाइब्रेशंस हैं उसके समय को कम कर कर ये बहुत ही जल्दी उसकी रियल वैल्यू पे लाके इसको स्थिर कर देता है। मतलब इसमें जो भी ऑसिलेशंस हो रहे हैं, जो कि कभी डैम्पिंग टॉर्क अधिक होने के कारण, जो कि कभी कंट्रोलिंग टॉर्क ज़्यादा होने के कारण जो उसके ऑसिलेशंस होते हैं उसके ऑसिलेशंस को कम कर देता है और बहुत ही जल्दी पॉइंटर को स्थिर उसकी रियल वैल्यू पे पहुंचा देता है। तो टॉर्क विच हेल्प्स टू स्टॉप द निडल इन फाइनल पोजीशन वेरी क्विकली, मतलब उसकी जो निडल है उसको बहुत ही उसकी फाइनल पोजीशन पर बहुत ही जल्दी पहुंचाने की कोशिश करता है। यदि ये नहीं होगा तब भी निडल जो है वो अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंचेगी, लेकिन थोड़ा सा समय लेकर पहुंचेगी। इट डैम्प्स द ऑसिलेशंस ऑफ द पॉइंटर, ये ऑसिलेशंस को खत्म करता है। इसकी 3 मेथड्स हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है, एडी करंट डैम्पिंग होती है और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है। ये 3 टाइप की डैम्पिंग है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो हमारे कंट्रोलिंग टॉर्क्स हैं उनकी मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मीटर में जो हमने डिफरेंट टाइप के टॉर्क्स के बारे में पढ़ा था, एक था हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो कि निडल को मूव कराने के लिए जिम्मेदार है, और यदि ये टॉर्क अकेला लगेगा तो ये क्या होगा, पॉइंटर अपने जो निर्धारित जो उसकी वैल्यू है उससे भी ज़्यादा आगे चला जाएगा। तो एक दूसरा टॉर्क आया हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, इसको अपने जो निर्धारित वैल्यू है उस पर लेके आता है, लेकिन एक बैलेंस कंडीशन में जो टी है वो इक्वल टू टी होना चाहिए। मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू जो है कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होना चाहिए, लेकिन कभी वो ज़्यादा होने के कारण उसमें क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशन होने के कारण एक अलग से हमको एक सिस्टम लगाना पड़ता है जिसको बोलते हैं डैम्पिंग सिस्टम, और एक डैम्पिंग टॉर्क आता है वहाँ पर जो कि इस निडल को जल्दी से जल्दी अपनी फिक्स पोजीशन पे फिक्स कर देता है। तो इस जो कंट्रोलिंग मेथड्स हैं, मतलब टीसी को जनरेट करने के लिए जो डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं वो 2 मेथड्स हैं मेनली। ज़्यादातर जो हमारी स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज होती है ना, इसमें ये हमारा स्पिंडल है, मतलब जिसपे एक शाफ्ट जैसे होता है मोटर में, वैसे ही ये क्या होता है, स्पिंडल होता है ना, जो कि यहाँ पर बेरिंग्स होती हैं, है ना। बेरिंग्स जो होती हैं उसके ऊपर ये माउंटेड होता है और ये मूव कर सकता है, ये ऐसे मूव कर सकता है, स्पिंडल जो है ऐसे मूव कर सकता है। अब यहाँ पे जो है गियर सिस्टम लगा होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि ये जो है जैसे ये ऐसा मूवमेंट लेता है, इसके मूवमेंट को ये यहाँ पर निडल के मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है ना। स्पिंडल पे के ऊपर ही निडल लगी होती है, ये मूवमेंट जैसे ही करेगा, डिफरेंट इफेक्ट के कारण जैसे मूवमेंट करेगा वैसे ही ये निडल भी वैसे ही मूवमेंट करेगी और यहाँ पर स्केल पर वैल्यू दिखाएगी, स्केल पर डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो ये जो टीडी है, यदि हम मानते हैं कि ये राइट हैंड साइड में लग रहा है तो टीसी इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो इसको कंट्रोल करेगा। और बैलेंस कंडीशन जब होगी तब टीडी इक्वल टू टीसी होगा, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू जो है वो कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होगी। तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो कैसे लाते हैं हम, उसके 2 मेथड्स हैं कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए।
पहली जो मेथड है वो कहलाती है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में हम देखेंगे कि 2 स्प्रिंग लगी होती हैं। ये 2 स्प्रिंग आपको दिखाई रहे हैं, इनका ओरिएंटेशन जो होता है वो अपोजिट होता है। मतलब यदि एक जो है स्प्रिंग उसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी तो दूसरी स्प्रिंग जो है इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी, तो दोनों का ओरिएंटेशन मतलब उसका जो घुमाव है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण ये स्पिंडल जो है वो ना ही राइट मतलब क्लॉकवाइज घूम पाएगा ना ही एंटी क्लॉकवाइज घूम पाएगा। तो जब टीडी इसको घुमाने की कोशिश करता है तो एक स्प्रिंग जो है वो टाइट हो जाता है, दूसरा लूज हो जाता है, तो वापस वो अपनी रियल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। तो जो टाइट हो गया है स्प्रिंग वो लूज होने की कोशिश करेगा और जो लूज हो जाता है वो टाइट होने की कोशिश करेगा। तो ऐसे कंडीशन में वो उसको जो है बैलेंस करने की कोशिश करेगा और यहीं से हमको क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है। ये जीरो एडजस्टर है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पॉइंटर है वो जीरो पे सेट नहीं होता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए जीरो एडजस्टर कहलाता है, जीरो सेट करना कहलाता है। इसमें 2 बॉल स्प्रिंग्स होते हैं कनेक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विच गिव्स द टीसी। इसमें 2 स्प्रिंग्स होते हैं जो कि इसका ओरिएंटेशन अपोजिट होता है, एक टाइट होगा तो एक लूज होगा। ऐसे अरेंजमेंट्स जो है टीसी प्रोवाइड करता है। दे ऑल्सो सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी टू द एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट। जनरली इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मेथड हैं वो एमआई मतलब मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होती है। हमारे 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें एक टाइप है मूविंग आयरन टाइप, उसमें ये वाले अरेंजमेंट्स यूज होते हैं। इसका जो मटेरियल होता है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज का होता है ना। जनरली पूछा जाता है कि स्प्रिंग जो है वो किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं। उसका कारण है कि इसका लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। जो फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल है इसका लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होने से क्या फायदा है, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा तो जो सप्लाई है इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो इस स्प्रिंग के थ्रू ही इंस्ट्रूमेंट में जाती है। जो मेजरिंग क्वांटिटी है जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, तो जो भी मेजरिंग क्वांटिटी है जिसको मेजर करना है और जिससे इफेक्ट पैदा होने के बाद में ये टीसी जनरेट होगा, वो जो करंट है वो स्प्रिंग के थ्रू ही इस मेथड जो होती है कंट्रोल मेथड जो है, जो इस डिवाइस है इसमें प्रवेश करता है। तो जितना कम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा उसमें उतनी ही कम वोल्टेज ड्रॉप होगा और उतनी ही कम हीट डिसिपेशन होगा। नॉन मैग्नेटिक नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ये जो है फॉस्फर ब्रॉन्ज जो होता है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। मतलब ऐसा कोई सिस्टम जहां पर मैग्नेट का यूज हो रहा है तो ये मैग्नेटाइज नहीं होंगे। मैग्नेटाइज होके इसकी जो प्रोसीजर है, जो इसकी प्रोसेस है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तीसरा जो होता है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट से क्या मतलब है, किसी मटेरियल का यदि लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट से मतलब ये होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी है ना, वैसे वैसे उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मटेरियल की वो भी चेंज होगी। तो टेम्परेचर से ये इफेक्ट नहीं होगा, ना ही रेजिस्टेंस इसका इफेक्ट होगा, ना ही इसका एक्सटेंशन होगा। इसको किस पोजीशन में उपयोग किया जा सकता है ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो 2 टाइप की हमारी डिवाइसेस होती हैं, एक स्प्रिंग कंट्रोल होता है, ग्रेविटी कंट्रोल होता है। तो ग्रेविटी कंट्रोल के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि उसको हमेशा वर्टिकल पोजीशन में ही उपयोग किया जा सकता है। उसको इंस्ट्रूमेंट में हमेशा उसको वर्टिकल पोजीशन में ही लगाकर उसमें उसकी प्रोसेस की जा सकती है, जबकि ये वर्टिकल में भी उपयोग किया जा सकता है और हॉरिजॉन्टल में भी उपयोग किया जा सकता है। इसका जो स्केल होता है वो लीनियर होता है। उसका कारण है कि टीसी का जब फार्मूला हम डेराइव करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है के थीटा के, और ये जो है एक लीनियर इक्वेशन हो गई है ना। के और थीटा जो है वैल्यू है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका एंगल में, और टीसी जो होगा वो जनरेट होने वाला कंट्रोलिंग टॉर्क है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के थीटा के, जहाँ के कांस्टेंट है। तो एक ये लीनियर इक्वेशन बना रही है। तो यहाँ का जो स्केल होता है वो लीनियर होता है, मतलब इक्वली आपको देखेंगे आप तो इक्वल पार्ट्स में दिखाई देगा। और यदि नॉन लीनियर होता है तो पहले क्या होंगे, पहले बहुत ही ज्यादा डेंस होंगे, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है वो थोड़ी एंगल एक्सपोनेंशियल जैसे होता है। उसमें क्या होता है इनिशियल में वैल्यू ज्यादा होती है और बाद में वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर क्या होंगी वैल्यू जो है बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे लीनियर होंगे, सभी इक्वल पार्ट्स दिखाई देंगे आपको। दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो है ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल में सिस्टम वैसा ही आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी स्पिंडल लगी हुई है ना, जो कि एक
जो कि मूवमेंट करेगी, है ना, वही मूवमेंट जो है कन्वर्ट हो जाएगा पॉइंटर के मूवमेंट में। तो जनरेट होने वाला टीडी जो है उसके कारण जो मूवमेंट होगा और इस सिस्टम के कारण जो मूवमेंट होगा वो एक दूसरे को अपोज करेंगे। यहाँ पर जो टीसी जनरेट हो रहा है वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। अब देखिए आप, यहाँ पर दो सिस्टम है, ये यहाँ ऐसे दो सिस्टम है, एक कंट्रोलिंग वेट है, एक बैलेंस वेट है। बैलेंस वेट तो जो होता है वो पॉइंटर के अपोजिट में लगा होता है। अब यदि पॉइंटर मूव करेगा, पॉइंटर यदि मूव करेगा तो कंट्रोलिंग वेट ऊपर जा रहा है, कंट्रोलिंग वेट ऊपर जा रहा है, तो ये ग्रेविटी के कारण दोबारा नीचे आने की कोशिश करेगा, ये पुनः अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। ये एक दूसरे से कुछ एंगल पर लगे होते हैं। तो ये बैलेंस वेट जो है इसको बैलेंस बना के रखेगा, और दूसरा वेट जो है यदि इसको डिस्टर्ब करते हैं हम, पॉइंटर को डिस्टर्ब करते हैं, तो ये अपनी पुरानी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एक प्रकार से उसको अपोज करेगा, जो भी मूवमेंट होगा उसको अपोज करेगा, और यहीं से हमको मिलेगा कंट्रोलिंग टॉर्क। इसका जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर होता है, क्योंकि इसकी इक्वेशन जब डेराइव करते हैं हम, तो टीसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है के साइन थीटा के। साइन थीटा जब आ जाता है तो इक्वेशन जो होती है वो नॉन लीनियर हो जाएगी। इसका जो वेट है, द कंट्रोल्स द पॉइंटर मूवमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो है कंट्रोलिंग वेट होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसकी पोजीशन हमेशा ये वर्टिकल में उपयोग होता है, बताया है मैंने। और नो इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी करंट का सिस्टम नहीं है। करंट जाता है तब हीट जनरेट होती है, तो इफेक्ट जो है टेम्परेचर का इस पर कुछ भी नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव है, और इसका वेट जो होता है और साइज जो होता है वो इस सिस्टम की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये थोड़ा सा कम उपयोग होता है, सस्ता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। अब अगला जो सिस्टम हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के डैम्पिंग सिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम देख लेते हैं। तो डैम्पिंग सिस्टम जो होती हैं शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज किसी भी डैम्पिंग सिस्टम में होनी चाहिए। डैम्पिंग टॉर्क एट द इनिशियल स्टेज शुड बी 0। मतलब डैम्पिंग क्या करता है, डैम्पिंग सिस्टम क्या करता है कि जैसे ये पॉइंटर 0 पे है, अभी इसमें एक फोर्स लगा जो कि क्वांटिटी है जिसको मेजर करना है, वो जब एग्जिस्ट आती है तो उसके कारण एक कंट्रोल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पॉइंटर में आता है। अब ये पॉइंटर में एक पर्टिकुलर वैल्यू पर रुक जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा कि नहीं रुकने के कारण ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा। आगे चला जाएगा तो रियल वैल्यू नहीं दिखाएगा, तो एक कंट्रोलिंग टॉर्क इसके लिए आता है जो कि इसको रियल पोजीशन पे स्थिर करता है। लेकिन ये जो है पॉइंटर अपने रियल पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेट करता रहता है, और फाइनली कुछ समय बाद रियल वैल्यू को दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उससे हमारा टाइम खराब हो रहा है और थोड़ा समय लग रहा है उसको रियल वैल्यू दिखाने में। तो उस समय को कम करने के लिए और उसमें जो है रियल वैल्यू लाने के लिए, ऑसिलेशंस को कम करने के लिए हम जो है डैम्पिंग सिस्टम उपयोग करते हैं। और डैम्पिंग जो है इनिशियल स्टेज में 0 होना चाहिए। यदि डैम्पिंग शुरुआत से ही होने लगेगी तो क्या होगा, पॉइंटर यहीं से मूव करने लगेगा, है ना। तो इनिशियली क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए, और जब टीडी और टीसी आते हैं, एग्जिस्टेंस आते हैं, तो उसके बाद में फिर टीडी लगना चाहिए। दूसरा जो है इजी मेथड होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, और कंज्यूम लेस स्पेस, ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम स्पेस को घेरे। ये हमारी डैम्पिंग जो है, हम डैम्पिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब डैम्पिंग जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो हमारा पॉइंटर है उसके ऑसिलेशंस को कम करती हैं। मेनली 3 टाइप की डैम्पिंग मेथड्स होती हैं। पहला जो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, तीसरा एडी करंट डैम्पिंग। तीनों का काम है पॉइंटर के ऑसिलेशंस को कम करना। देखिए जैसे ये जो है हमारा मीटर बना हुआ है, इस पर एक स्पिंडल लगा होता है। जैसे ही एक्चुएटिंग क्वांटिटी, जैसे वोल्टेज करंट जिसको हम मेजर करना है, जब इसमें आती है तो उसको मेजर करने के लिए ये जैसे मूव करेगा, उसी के हिसाब से ये पॉइंटर भी इस स्केल पर मूव करेगा। अब ये हो गया हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क।
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो पॉइंटर को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ले जाने के लिए फोर्स है, लेकिन वो पर्टिकुलर पॉइंट पर न रुककर पॉइंटर थोड़ा आगे या पीछे चला जाता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमने पढ़ा था कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए मेथड्स जैसे स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। वो क्या करेंगी, पॉइंटर को आगे जाने से रोकेंगी और अपने मेन पॉइंट पे लाने की कोशिश करेंगी, लेकिन वहाँ पर भी जो है पॉइंटर अपने मेन पॉइंट के आसपास वाइब्रेट करता रहता है। तो उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए अब हम मेथड पढ़ेंगे डैम्पिंग मेथड्स। इसमें पहली जो मेथड है एयर फ्रिक्शन। इसमें देखिए जो स्पिंडल जो लगा हुआ है, स्पिंडल जो है, स्पिंडल के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक गियर सिस्टम है जिसमें जो हमारा पॉइंटर कनेक्टेड है और साथ ही साथ यहाँ पर एक और वैन कनेक्टेड है। ये वैन जो है वो एक एयर चैम्बर जो होता है उसमें कनेक्टेड होता है, जैसे हमारा साइकिल का जो पंप होता है हवा भरने वाला, ठीक है, वो भी क्या करता है, वो इसी चैम्बर के जैसे ही काम करता है। जब हम उसको पुश करते हैं तो एयर को ट्रैप करके वो फोर्स करता है ना, उसमें एक फोर्स लगता है और जब हम उसमें फोर्स लगाते हैं तो वो एयर कंप्रेस होके जो है पंप में जो टायर है उसमें हवा जाती है। वैसा ही सिस्टम समझ लीजिए आप इसको। यहाँ से जो है जैसे ये पॉइंटर मूव करता है और कंट्रोलिंग टॉर्क इसको पीछे लाता है और ये अपने पॉइंट पे जब ये ऑसिलेट करता है तब ये वैन जो है इस एयर चैम्बर में ये भी ऊपर और नीचे मूव करेगी और जब भी ये अंदर जाएगी तो एयर को कंप्रेस करेगी, तब एयर इसको अपोजिट फोर्स लगाएगा और जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो एयर जो है सक्शन उसका क्रिएट होगा और एयर उसको जो है अंदर खींचेगी। तो ऐसे जो है ये वाइब्रेशंस को कम करके और पॉइंटर को बहुत ही कम समय में स्थिर करती है। ये जनरली ये जो मेथड्स हैं ये ऐसे सिस्टम के लिए उपयोग होती हैं जहां पर मॉडरेट टॉर्क की आवश्यकता होती है। जो ऑपरेटिंग टॉर्क होता है वो मॉडरेट होता है। ऐसे सिस्टम्स में हम एयर डैम्पिंग सिस्टम जो है उपयोग करते हैं और ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो किसी भी टाइप का कोई परमानेंट मैग्नेट जिसमें कनेक्टेड ना हो, क्योंकि इसमें मैग्नेट की कहीं भी बात नहीं हो रही है। तो जहाँ पे परमानेंट मैग्नेट ना हो वहाँ पर ये सिस्टम उपयोग करते हैं। जनरली इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो MI मूविंग आयरन टाइप और EMMC टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें उपयोग होती है। ये जो वैन है वो एल्यूमिनियम का बना होता है जिससे वेट कम रहे और ये जो है एयर क्लोज चैम्बर होता है जिसमें ये वैन जो है वो मूव करता है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉइंटर द वैन विल आल्सो मूव विच compresses द एयर विद इन द चैम्बर। दिस एयर विल प्रोड्यूस द अपोजिंग फोर्स। यही जो एयर है ये जिम्मेदार होती है इस डैम्पिंग के लिए। इस डैम्पिंग को प्रोड्यूस कराने के लिए यही जो कंप्रेस्ड एयर है, ये जो एयर है इस चैम्बर के अंदर, वो जिम्मेदार होती है। दूसरा हमारा सिस्टम है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। अब इसमें भी सिस्टम तो वैसा ही है जैसा स्पिंडल है। स्पिंडल जो है जवेल बीयरिंग जो है, जवेल बीयरिंग क्या होती है, एक बीयरिंग होती है जो इस शाफ्ट को कंटेन करके रखती है। अब जवेल बीयरिंग पे ये जो है रेस्ट करता है और मूव कर सकता है, ये ऐसे मूव करेगा। अब इसमें हम जो है एक पत्ती या फिर अपन बोलेंगे कि एक फ्लैट एरिया का सरफेस जो है, ठीक है, उसको अटैच कर देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ डैम्पिंग यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट इन विच द फ्लूइड इज यूज्ड इन विच द स्मॉल डिस्क इज अटैच्ड टू द स्पिंडल विच फ्लोट्स ऑन द फ्लूइड। अब क्या करेगा, ये जो है ये एक चैम्बर है जिसमें फ्लूइड है, एक फ्लूइड भरा हुआ है, उसके ऊपर ये जो डिस्क है ये फ्लोट कर रही है, उसके ऊपर रखी हुई है, फ्लोटिंग कंडीशन में रखी हुई है। और अब जब ये पॉइंटर मूव करेगा, जब इसमें ऑसिलेशंस होंगे तो ये डिस्क भी मूव करेगी और इस फ्लूइड के ऊपर होने के कारण फ्लूइड उसके फ्रिक्शन का अपोज करेगा, जिसके कारण यहाँ पर डैम्पिंग आएगी। तो इसके लिए फ्लूइड जिम्मेदार है, यहाँ पर एयर जिम्मेदार थी डैम्पिंग के लिए और यहाँ पे फ्लूइड जो है वो डैम्पिंग प्रोवाइड करा रही है। इसमें ऐसे सिस्टम में उपयोग होता है जैसे यहाँ पर मॉडरेट जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर सबसे मिनिमम टॉर्क वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग उपयोग की जाती है और इसका टॉर्क टू वेट रेशो जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और लो फ्रिक्शन इसमें एरर होती है क्योंकि आपको पता है कि टॉर्क टू वेट रेशो ज़्यादा है
फ्लोटिंग कंडीशन में है तो इसमें फ्रिक्शन जो है जवेल बीरिंग है, फ्लोटिंग कंडीशन है तो ये हमेशा क्या रहता है, हवा में तैरता रहेगा, मतलब फ्लूइड के ऊपर जो है करेगा तो काफी इसमें फोर्स नहीं लगेगा और क्या होगा, इसमें कम से कम फ्रिक्शनल लॉस होंगे और वियर एंड टीयर भी इसका कम होगा। जनरली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वोल्टमीटर में उपयोग होता है। तीसरा जो हमारा सिस्टम है वो है एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग में सेम सिस्टम होता है, स्पिंडल होती है और यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की डिस्क लगी होती है और उसके अक्रॉस में एक परमानेंट मैग्नेट लगा होता है। अब जैसे जनरली हमने देखा होगा जो हमारे पुराने मीटर होते थे, KWH मीटर, एनर्जी मीटर्स, उसमें भी आप देखते होंगे कि एक एल्यूमिनियम की डिस्क घूमती रहती थी। बस वैसा ही सिस्टम आप समझ लीजिए कि ये एल्यूमिनियम की डिस्क है और यहाँ पर ये परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। परमानेंट मैग्नेट जो है यहाँ से क्या करेगा, फ्लक्स भेजेगा, फ्लक्स के कारण यहाँ पे एडी करंट्स जनरेट होंगी क्योंकि यहाँ वोल्टेज आएगा, ईएमएफ फैराडेज लॉ के कारण यहाँ पे क्या आएगा, वोल्टेज जनरेट होगा और एल्यूमिनियम के मटेरियल से उसका सर्किट कंप्लीट हो जाने के कारण वहाँ पे एडी करंट्स जनरेट होंगी और ये जनरेट होने वाली एडी करंट जो है अपने कॉज का विरोध करेंगी। तो इसका कॉज क्या है जिसके कारण ये एडी करंट डैम्पिंग्स जनरेट हो रही हैं, तो इसका कॉज जो है वो है स्पीड। जैसे ही ये डिस्क मूव करेगी, जैसे ये डिस्क मूव करेगी फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें वोल्टेज जनरेट होगा, वोल्टेज जनरेट होने के कारण इस मटेरियल में अंदर ही अंदर पाथ बन जाएंगे, पाथ बन जाने के कारण उसमें करंट फ्लो होने लगेगा और एडी करंट जनरेट हो जाएगी। एडी करंट्स अपने कॉज मतलब इसकी कॉज क्या है, स्पीड। स्पीड नहीं होती तो एडी करंट जनरेट नहीं होता, एल्यूमिनियम की डिस्क रखी रहती तो इसको फ्लक्स कट करता भी, फ्लक्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको करंट कट करता भी तो इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होता क्योंकि ईएमएफ जनरेट होने के लिए फैराडे लॉ के नियम के हिसाब से उसमें फ्लक्स का चेंजेस होना जरूरी है। फ्लक्स का चेंजेस कब स्टार्ट होता है, जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। वो भी क्यों होता है, क्योंकि जब एक्चुएटिंग क्वांटिटी जो मेजर करने वाली इसमें आएगी तो वो इसको मूव कराएगी स्पिंडल को और साथ ही साथ ये पॉइंटर भी मूव करेगा और टीसी लगने के कारण, कंट्रोलिंग टॉर्क लगने के कारण ये वाइब्रेशन होगा। इसमें वाइब्रेशन होने के कारण ये डिस्क आगे और पीछे होगी जिसके कारण यहाँ पर मूवमेंट होने के कारण ये यहाँ पर एडी करंट जनरेट होंगे। लेकिन ड्यू टू लेंज लॉ जो है वो अपने ही कॉज का विरोध करता है, तो इसका कॉज जो है वो स्पीड, इसका मूवमेंट उसका ही वो विरोध करेगा और उसके स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। तो यही जो कारण है, ये इस पॉइंटर को डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड कराता है। ये ऐसी जगह उपयोग होता है जो इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग द हाई ऑपरेटिंग टॉर्क, जहाँ पे हाई ऑपरेटिंग टॉर्क इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ पर ये मेथड्स यूज होती हैं। इफेक्टिव मेथड है और पॉपुलर मेथड है, ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स में यही उपयोग होती है। जनरली ये PMMC टाइप, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में उपयोग होती है और इसमें एल्यूमिनियम डिस्क इज अटैच्ड टू द स्पिंडल विच रोटेट्स between the poles of the permanent magnet produces the eddy currents. According to Lenz law, the direction of induced eddy force is always opposed to the cause. तो एडी करंट डैम्पिंग्स है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिसमें हम मेनली 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। एक है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल PMMC एंड EMMC। ये तीनों है हमारे 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे इसमें पहला टाइप जो है उसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप मीटर और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप या EMMC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल। इस जो MI होता है मतलब मूविंग आयरन, इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है अट्रैक्शन टाइप, दूसरा होता है रिपल्सन टाइप। अब इसमें हम समझेंगे, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसका मतलब ये है कि इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें एक परमानेंट मैग्नेट होती है और एक कॉइल होती है बीच में जो कि इसके मैग्नेटिक फील्ड में होती है। इस जो कॉइल है ये इसका कोर होता है सिलेंड्रिकल शेप में और इस पे कॉइल लपेटी हुई होती है, कॉइल लपेटते हैं। अब इस कॉइल जो होती है वो स्पिंडल पे माउंटेड होती है। स्पिंडल जो हमने पढ़ा था, स्पिंडल जो कि मूव करता है
स्पिंडल पे माउंटेड होती है यह कॉइल। अब इस कॉइल पर हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। डीसी सप्लाई प्रोवाइड करने से इसमें जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा और जो करंट फ्लो होगा इसके अंदर, करंट फ्लो होने के कारण इससे बनने वाला जो फ्लक्स है और इससे जो करंट है उससे बनने वाला फ्लक्स है, वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे और एक फोर्स जनरेट होगा। वो फोर्स जो है वही डिफ्लेक्ट कराएगा स्पिंडल को डिफ्लेक्ट कराएगा और स्पिंडल डिफ्लेक्ट होने के कारण पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि स्पिंडल जो है उसी पे पॉइंटर भी माउंटेड है और उसी पर ये मूविंग कॉइल जो है वो भी माउंटेड है। तो मूविंग कॉइल जो है इसको एक फोर्स प्रोवाइड करेगी जिससे स्पिंडल मूव करेगा और स्पिंडल मूव करने के कारण ये जो पॉइंटर है ये भी स्केल पर मूव करेगा। इससे हमको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिल रहा है। इसमें जो टीसी है मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क, उसके लिए स्प्रिंग कंट्रोल मेथड्स यूज होती हैं। ज़्यादातर स्प्रिंग कंट्रोल मेथड्स ही यूज होती हैं हर एक टाइप में। डायनेमिक टाइप जो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड है बहुत ही कम उपयोग होती है स्पेसिफिक केस में। तो इसमें भी स्प्रिंग कंट्रोल होगी और साथ ही जो डैम्पिंग होगी वो एडी करंट डैम्पिंग उपयोग होगी। एडी करंट डैम्पिंग इसलिए उपयोग हो रही है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से कोई भी समस्या नहीं है। ये केवल डीसी करंट के लिए उपयोगी है। ये केवल एवरेज वैल्यू को ही सेंस करता है। मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पर सप्लाई डीसी दी जा रही है वैसे इंस्ट्रूमेंट्स में पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। इसका स्केल जो होता है वो लीनियर होता है, उसका कारण हम समझेंगे अभी आगे। और इसमें हाई टॉर्क टू वेट रेशो होगा। मतलब इसमें हाई टॉर्क टू वेट रेशो का मतलब होता है इसका टॉर्क वेट की अपेक्षा ज़्यादा होगा। वेट जो होगा उसकी अपेक्षा टॉर्क जो होता है वो ज़्यादा होगा। तो जितना टॉर्क टू वेट रेशो ज़्यादा होगा उसके हिसाब से उसकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी। मतलब जिसका टॉर्क टू वेट रेशो ज़्यादा है उसकी सेंसिटिविटी भी हायर होगी और एक्यूरेसी भी उसकी ज़्यादा होगी। तो ये इतनी विशेषताएं हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इसका उपयोग जो होता है वो जनरली रेक्टिफायर टाइप के मीटर्स और थर्मोकपल्स में होता है, जिसके जो उपयोग है उसमें डीसी जो है उसका आउटपुट होता है थर्मोकपल्स का भी और रेक्टिफायर मीटर्स का भी। तो डीसी इसका आउटपुट होने के कारण ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पीएमएमसी टाइप के इन एप्लीकेशंस में उपयोग होते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हेन द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई, तो इसमें एक तो परमानेंट मैग्नेट है जो कि एक फ्लक्स जनरेट कर रहा है, एन से एस तरफ आ रहा है, और दूसरा हमने इस कॉइल में जो कॉइल है इस कोर के ऊपर जो कॉइल लपेटी हुई है उस पर स्प्रिंग के थ्रू, क्योंकि स्प्रिंग कंट्रोल मेथड है तो स्प्रिंग के थ्रू इसमें सप्लाई प्रोवाइड करेंगे कॉइल में जो डीसी सप्लाई है। तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करके एक टॉर्क जनरेट करेंगे, तो विच इज कनेक्टेड टू अ डीसी सप्लाई थ्रू स्प्रिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस। तो टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, जितना फोर्स लग रहा है और जितना डिस्टेंस है। तो इसमें फोर्स जो है वो एन बी आई एल साइन थीटा इंटू बी जो है डिस्टेंस है, जहां पर एन जो होगा वो होगा आपका स्पीड, बी जो होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आई जो होगा करंट, और एल जो होगा वो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और साइन थीटा होता है एंगल जितना मूवमेंट हो रहा है, और बी जो होती है उसकी चौड़ाई। तो एल और बी मिलके एरिया बन जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बना देंगे। तो ये हो जाएगा एन बी आई ए, जिसमें एन बी ए को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, एन बी ए को हम कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि ये चेंज होंगे नहीं एक बार इंस्ट्रूमेंट डिजाइन हो जाने के बाद में। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टॉर्क के, तो टी डी जो होगा वो जी आई, मतलब एक कांस्टेंट है तो टॉर्क जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें फ्लो होने वाले करंट के। और इसमें जो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड है तो टीसी जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है के थीटा। तो जब बैलेंस कंडीशन होगी, जब टीडी और टीसी बराबर होंगे बैलेंस कंडीशन में, ये लगने वाला फोर्स टीडी और स्प्रिंग कंट्रोल के कारण लगने वाला फोर्स टीसी बराबर होंगे,
तब ये पॉइंटर एक जगह पर रुक जाएगा। तो बैलेंस कंडीशन में TD बराबर TC होगा और उस कारण से थीटा जो है वो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई करंट, तो थीटा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस करंट में बहने वाले करंट के, इसलिए इसका जो स्केल होता है वो लीनियर होता है, स्केल जो होता है उसका लीनियर होता है और सेंसिटिविटी जो होती है इसकी इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे अधिक होती है। दूसरा जो हमारा टाइप है वो है मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप, मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप, और दूसरा होता है मूविंग आयरन रिपल्सन टाइप। अच्छा, इसमें इसका नाम जो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, तो मतलब परमानेंट मैग्नेट एक होगी और एक कॉइल जो है वो मूव करेगी, ये फिक्स होगी और इसमें ये मूव करेगी। मूविंग आयरन मतलब इसमें एक आयरन का टुकड़ा होगा जो कि मूव करेगा, और अट्रैक्शन टाइप में वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा, जबकि रिपल्सन टाइप में वो जो टुकड़ा है वो रिपल्सन के कारण रिपेल करेगा। तो ये जो होती है इसमें भी स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज होती है, और डैम्पिंग जो होती है वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग उपयोग होने का कारण ये है कि इसमें यदि हम एडी करंट डैम्पिंग यूज कर देंगे तो उसमें जो मैग्नेट यूज हो रहा है तो वो इसकी वर्किंग को इफेक्ट करेगा, और इस कारण से वो प्रॉब्लम ना आए, इसलिए इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है। साथ ही इसमें सील्डिंग भी होती है। सील्डिंग मतलब एक प्रोटेक्शन के लिए एक सील्ड लगाई जाती है जिसके कारण वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको अफेक्ट ना करे। तो ये दोनों चीजें जो हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको डिस्टर्ब, इसकी प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग और साथ ही नहीं उपयोग करते हैं, और साथ ही इसमें सील्ड लगाते हैं जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बचाता है इस इंस्ट्रूमेंट को। इसमें AC और DC दोनों का मेजरमेंट किया जा सकता है। इसका स्केल जो होता है वो नॉन लीनियर होता है, वो हम कारण समझेंगे कि इसका स्केल जो है नॉन लीनियर क्यों होता है, और ये हाई फ्रिक्वेंसी के कारण, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए उपयोग में नहीं आ सकता है क्योंकि इसमें इसका जो कोर है उसमें एडी करंट जो है वो ज़्यादा जनरेट होंगी, जिसके कारण लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसका जो प्रिंसिपल है अट्रैक्शन टाइप का, उसमें क्या होता है, व्हेन कॉइल इज कनेक्टेड विद अ सप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। इसकी जो कॉइल है, देखिए इसको पूरा नहीं बनाया गया है, इसमें भी कॉइल है। इसकी कॉइल को जब एक AC या DC सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तब उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है विच अट्रैक्ट्स द आयरन डिस्क एंड TD इज प्रोड्यूस। तो उसमें जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो क्या करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो क्या करेगा, इस जो आपको जो यहाँ पे एक पत्ती दिखाई दे रही है ना, एक कॉइल जो दिखाई दे रही है ना, आयरन का पीस जो दिखाई दे रहा है, मूविंग वेन, वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे बनने वाला जो फील्ड है तो वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के कारण ये स्पिंडल को घुमाएगा, स्पिंडल को घुमाने के कारण ये जो पॉइंटर है ये मूव करेगा, ये पॉइंटर मूव करेगा। स्प्रिंग कंट्रोल होने के कारण ये कंट्रोलिंग टॉर्क इसको कंट्रोल करेगा और एक जगह स्थिर करेगा। तो इसमें स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज होती है, और साथ ही डैम्पिंग के लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग उपयोग होती है। जबकि प्रिंसिपल 2 क्या बोलता है, व्हेन द सप्लाई इज गिवन टू द फिक्स्ड कॉइल बोथ द आयरन पीसेस विल बी मैग्नेटाइज्ड एंड हैव रिपल्सन। देखिए इस केस में क्या हो रहा था कि जब फिक्स्ड कॉइल में हम सप्लाई दे रहे थे, तो इसमें बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर रहा था, जिसके कारण ये मूव कर रही थी। अब दूसरे रिपल्सन केस में हम देखेंगे तो रिपल्सन केस में क्या होता है, एक फिक्स्ड हमारी जो मतलब ये वेन है, एक फिक्स्ड वेन होती है और एक मूविंग वेन होती है। फिक्स्ड वेन और मूविंग वेन जो है वो सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती हैं। ये फिक्स्ड होती है, बॉडी पे फिक्स हो जाती है ये, और वे मूविंग वेन है जो मूव कर सकती है। तो एक फिक्स्ड वेन जो होती है वो स्थिर है और मूविंग वेन जो है वो मूव कर सकती है। अब जब सेम मैग्नेटिक फील्ड में इनको रखा जाएगा तो ये भी मैग्नेटाइज होगी, ये भी मैग्नेटाइज होगी और सेम मैग्नेटाइज होगी, क्योंकि सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम मटेरियल की चीजें रखी हुई हैं। तो ये भी वही बनेगा, वही पोल बनेगा, इसका भी वही पोल बनेगा। तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगी और इस रिपल्सन के कारण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है कि सेम जो मटेरियल है उसकी दो वेन्स जो हैं वो सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती हैं, जिसमें सेम पोल्स जनरेट होते हैं, और जनरेट होने के कारण वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उसके कारण यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो इसको बोला जाएगा डिफ्लेक्टिंग टाइप
रिपल्सन एमआई रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसका जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा इंटू आई के प्रोपोर्शनल होता है। तो थीटा भी यदि देखें तो वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होगा, तो करंट के प्रोपोर्शनल होने के कारण थीटा की जगह यदि हम आई रख देंगे तो टॉर्क जो होता है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जिसके कारण इसका जो स्केल है वो नॉन लीनियर होता है। तो इन दोनों के जो प्रिंसिपल हैं अलग अलग हैं, लेकिन बाकी सभी चीज़ें जो है रिपल्सन टाइप और अट्रैक्शन टाइप में एक जैसी होंगी। तीसरा जो हमारा टाइप है वो है इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप EMMC। मतलब इसमें जैसे हमने इस केस में देखा था कि इसमें परमानेंट मैग्नेट था और मूविंग कॉइल थी, उस केस में ये कॉइल भी परमानेंट नहीं होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होगी और ये भी मूविंग कॉइल भी जो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप होगी। तो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब हो जाएंगी तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल टाइप मीटर इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें हमने ऐसा डायग्राम बना दिया है, इसमें एक फिक्स्ड कॉइल है और एक मूविंग कॉइल है, जिसमें एक कॉइल जो है उसका इंडक्टेंस L1 है, दूसरा का L2 है, और इसमें पहली कॉइल में जाने वाला करंट I1 है और दूसरी कॉइल में जाने वाला करंट I2 है। तो ये दोनों करंट जो है दोनों चीज़ों का मेजरमेंट करती है, AC और DC दोनों का मेजरमेंट करती हैं। इसका स्केल भी नॉन लीनियर होता है। सेंसिटिविटी इसकी दोनों की अपेक्षा लेस होती है। सबसे अधिक सेंसिटिविटी होती है वो PMMC की होती है, उसके बाद में MI की होती है और सबसे लास्ट में होती है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप की होती है। इसकी एक्यूरेसी सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा कॉस्ट भी जो होती है वो PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट की होती है। इसमें स्प्रिंग कंट्रोल हर एक टाइप में यूज हो रहा है, बहुत ही कम ग्रेविटी कंट्रोल यूज होता है और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होता है, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित हो सकता है, इसलिए इसमें भी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होगी। जहाँ पे भी मैग्नेट जो है उससे उसकी प्रोसेस इफेक्ट हो सकती है वहाँ पे एयर फ्रिक्शन होती है। अदरवाइज जो है हमारी स्प्रिंग कंट्रोल जो हमारी डैम्पिंग जो है एडी करंट डैम्पिंग यूज होगी। और इसका जो एप्लीकेशन है वो वाट मीटर में इसमें उपयोग होता है। इसके जो फॉर्मूला है TD का, उसके लिए देखते हैं हम कि यदि I1 I2 दोनों DC हैं तो TD की जो वैल्यू होगी वो I स्क्वायर इक्वल्स टू I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई DM बाई डी थीटा, जहाँ पे M जो होता है इसके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है जो L1 L2 को कनेक्ट कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो DM बाई डी थीटा ये एवरेज वैल्यू शो करेगा TD। इफ I1 I2 जो है दोनों AC होंगे तब TD जो होगा I स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इंटू DM बाई डी थीटा, जो RMS वैल्यू शो करेगा। और यदि I1 जो है वो साइन वेव है या फिर बोलेंगे कि AC वेव है ना, AC वेव है, जिसमें इसका फॉर्मूला है IM1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी जो करंट है वो IM साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। मतलब जैसे दो वेव है हमारे पास में और उसमें कुछ फेज डिफरेंस है, जैसे एक वेव फॉर्म ये हो गई हमारी और दूसरी वेव फॉर्म कुछ थोड़ा सा हम ऐसा बनाएं कि वो थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रही हो या थोड़ा सा इसका फेज डिफरेंस हो, मतलब यहाँ का जीरो जो है इसके जीरो से ना मिल रहा हो। तो ऐसी जो दो वेव फॉर्म है उसके बीच में थीटा का डिफरेंस आ गया, मतलब उसमें फेज डिफरेंस आ गया। तो ऐसी यदि वैल्यूज हैं तो उसके इसमें TD जो होगा वो I1 I2 cos फाई है ना, cos एक्चुअली ये फाई है जो डिफरेंस है, और DM बाई डी थीटा। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो cos का टर्म यहाँ पर आ जाएगा और DM बाई डी थीटा जैसा पहले था वैसे ही रहेगा सेम। तो ये है हमारे तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स। इसके साथ ही इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है समाप्त होता है।